नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। तो अब जो है सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न जो है 100% रियल है। इससे पहले हमने मैथ और रीजनिंग का जो है एनालिसिस का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया हूं। हालांकि प्रश्नों की संख्या कम थी, कम प्राप्त हुए, लेकिन जो भी मिले आप लोगों तक पहुंचा दिए। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आया था। दोस्तों आपको बता दें, तीनों शिफ्ट के एग्जाम समाप्त होने के बाद जो हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देते हैं उस पीडीएफ को अच्छे से रीड करके एग्जाम देने जाइएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे आप एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए ही जानते हैं। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा देता हूं जहां से क्वेश्चन आती है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। मैंने आपको पहले बता रखा है 243A से लेकर I तक ये किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत या नगर पालिका नगर निगम से संबंधित रहेगी। तो आपको इससे अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। मतलब शहर में ग्राम पंचायत, नगर में क्या होता है नगर निगम, तो इसी प्रकार की चीज हो गई। तो ऐसे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन एक जैसे ही नहीं रहते। और बात करें पंचायती राज से आपको कितना नॉलेज रखना है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, 73वां संविधान संशोधन, ML सिंघवी समिति, एक सिंघवी समिति भी है ये भी। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन की ईस्वी पूछा जाता है, तो 1992 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? राजस्थान के नागौर से होती है। कब होती है? 1959 में। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष है। तो आपको इतने बात ग्राम पंचायत से संबंधित याद रखना है। साथ ही साथ इसका भाग पूछा जाता है, जो कल पूछा गया था, तो भाग 9, और अनुसूची पूछा जाता है अनुसूची 11। तो आपको इतने बात जरूर याद रखना है पंचायत व्यवस्था के रिगार्ड में। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जनवरी माह की जो भी इंपॉर्टेंट डेट है मैं आपको पीडीएफ में दिया हूं। अभी भी पीडीएफ, उसके बाद मैंने कुछ भी सेंड नहीं किया टेलीग्राम पे, आप देख लीजिए उस पीडीएफ में भी ये है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्मदिन पे, 15 जनवरी को सेना दिवस, 23 जनवरी अभी से करंट सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाए जाने की बात कही गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 25 जनवरी मतदाता दिवस है, और इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, और 30 जनवरी जो है शहीद दिवस है। तो ये आपको अच्छे से चट करके एग्जाम में जाना है। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि अमीबा किस विधि द्वारा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं? अमीबा जो होते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये किस जो है विधि द्वारा अपने भोज्य पदार्थ खाना को प्राप्त करते हैं? तो इंडोसाइटिस एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो है ये खाना जो है प्राप्त करती है। और चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, ये काफी स्टैटिक्स अच्छा जीके है ये स्टैटिक्स फॉर्म का, और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। रोबर्स कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आने वाले शिफ्ट के लिए जो हमारे तरफ से गेस है ये रहेगा आपका थॉमस या उबेर कप। तो थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन थॉमस कप ओनली मेल खेलता है, ये पुरुष का प्रतियोगिता है, और उबेर कप जो है खाली फीमेल खेलती है, ये महिला का बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा क्लू है इसीलिए पूछा जाएगा कि मतलब पुरुषों का बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे लंबी मूछ वाला प्रतियोगिता का मेला का आयोजन किस राज्य में होती है? तो दोस्तों सबसे लंबी जो मूछ की प्रतियोगिता की मेला होती है ये राजस्थान में होती है। राजस्थान के पुष्कर में होती है शायद, लेकिन राजस्थान में होती है तो कंफर्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर राजस्थान करके आना था। आप जो है हिंदी पिक्चर में भी इस प्रकार के सीन देख लेते हैं, मेला पिक्चर में भी है, और आपका जो है करण अर्जुन पिक्चर है उसमें भी ये मूछ वाला प्रतियोगिता दिखाया गया, जहां चूड़ी खरीदने जाती है हीरोइन, अगर आपको याद हो तो। एक प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अगर रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है इसका रासायनिक नाम। और वहीं पे इससे रिलेटेड जो इससे संबंधित मतलब इससे मिलता जुलता इनके जो भाई बहन है 2-3 और है, ये भी देख लीजिए, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। मतलब धोवन सोडा जो होता है इसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। उसके बाद कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। मैंने आपको याद रखने के लिए एक चीज और बोला है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, MgOH को याद रखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, और किसी न किसी दिन कब एग्जाम में टपक पड़े कोई भरोसा नहीं है।
चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होती है। हीरा क्यों चमकती है भाई, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकती है। फूटा हुआ कांच क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद मिर्ग मरीचिका क्यों दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको रिलेट करके। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर धातु की बात आएगी तो प्लेटिनम हो जाएगी। सबसे भारी धातु की बात आएगी तो ओस्मियम हो जाएगी। ये मिसप्रिंट है, ओस्मियम हो जाएगी। क्या, ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला धातु पोलेनियम है, इनके 27 समस्थानिक है। उसके बाद सबसे हल्की धातु क्या है, तो ये लिथियम है। तो आपको इतना बात याद रखना है, थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पे। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, एक बार पीडीएफ देख लीजिए, कहीं नहीं जाएगा, सब याद हो जाएगा और एग्जाम में जब सामने ऑप्शन रहेंगे तो ऐसे ही दिख जाएंगे। प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी जियो ने किसके साथ 6G लॉन्च करने का समझौता साइन किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ इन्होंने 6G लॉन्च करने का साइन किया है। यूट्यूब पे इसका ऐड भी आता है जो है ओलू का, देखिएगा। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2021 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के क्षेत्र में किसे दिया गया। आपको पता है 2021 वाला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये 12 आदमी को दिया गया था, लेटेस्ट वाली। तो इस 12 आदमी में जो है 10 तो है ओलंपियन, जो किसी न किसी रूप में ओलंपिक में पदक जीते, जैसे नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा, रवि दहिया, ये सब। उसके बाद जो 2 अतिरिक्त आदमी थे, इनका नाम मैं यहाँ पे रख लिया हूँ, मिताली राज और सुनील छेत्री। इन्होंने ओलंपिक में तो भाग नहीं लिया, लेकिन इन्हें भी जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यूं कहे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये लेटेस्ट वाली। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि आपको रजत पुरस्कार मतलब कुश्ती के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो ये रजत पुरस्कार विजेता है ये रवि दहिया, इसको जो है कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया था। बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1991 में घोषित होती है, 1992 में पहला पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं आगे। हाँ, खेल क्षेत्र से एक और पुरस्कार है, एक दो, इसका भी आप ध्यान रखिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1961 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल के कोच को दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1985 में होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये पूछा जाता है, तो कोच को दिया जाता है। एक प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। दोस्तों, भारत में जो है बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। बीजेपी, आप, कांग्रेस, समाजवादी, माकपा, राकपा, तृणमूल कांग्रेस इत्यादि वगैरह वगैरह, जदयू जैसा है। तो ये सब बहुदलीय जो है व्यवस्था है। जदयू हालांकि राज्य स्तर की है। भारत की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। भारत की शासन व्यवस्था किस पर आधारित है, संसदीय प्रणाली पे। इसका कहने का मतलब है एक अध्यक्ष की चुनाव होती है। यहाँ पे जो है कोई परमानेंट एक जैसा मतलब पीएम है कोई, तो हर वक्त पीएम है। जैसे ब्रिटेन वगैरह में क्या है, राजा रानी की शासन चलती है, वहाँ पे जो है फिक्स है पोस्ट, लेकिन यहाँ पे कोई पोस्ट फिक्स नहीं है। भारत एकल नागरिकता प्रदान करती है। जैसे अमेरिका वगैरह में आप चले जाएंगे तो वहाँ के स्टेट की नागरिकता अलग है और जो है केंद्र की नागरिकता अलग है, लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता, चाहे आप यूपी में रहो और जम्मू कश्मीर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करें एकल नागरिकता कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में, रिपीट किया हुआ प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। जब पूछा गया था कि कितने तत्व कृत्रिम है और कितने प्राकृतिक है, तो 118 कृत्रिम है, प्राकृतिक है और 92 जो है कृत्रिम है। वहां पे मैंने आवर्त सारणी से रिलेटेड सारा फैक्ट आपको बता दिया था। इवन जो है पीडीएफ में छपे भी हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तो मोसले महोदय हैं। कौन, मोसले हैं। प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, मेंडलीव है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। प्राचीन आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। प्राचीन आवर्त सारणी में 9 ही वर्ग थे और 7 आवर्त था। तो वर्ग में खाली फर्क पड़ा है प्राचीन और आधुनिक वाले में। इसमें 18 वर्ग हो गए हैं, प्राचीन में 9 वर्ग थे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि लिंग का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है। जो सेक्स निर्धारण होता है ये क्रोमोसोम के द्वारा होता है। बात करें मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो मानव में जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। इस क्रोमोसोम की संख्या में घटी हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है, तो सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। चलते हैं आगे। इससे पहले थोड़ा सा और एडिशनल फैक्ट ले लीजिए। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा कि कितने होते हैं, तो 12 जोड़ी पसली होती है मनुष्य के अंदर, 24 पसली, 206 हड्डियां होती है और 639 मांसपेशियां होती है। अब जो क्रोमोसोम के पेयर होता है, जो फिक्स पेयर जो लेडीज में होती है 22+X होता है, 22+X होता है। अगर मेल से यहाँ पे Y डोनेट होता है तो जो बच्चा होता है, जो लिंग होता है बच्चे का, ये जो है मेल होता है। और अगर X ही मेल ही डोनेट कर देता है तो XX मिलके जो है फीमेल बनता है।
तो यहाँ से आपको ये बात भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ये भी पूछा जा चुका है और पूछे जाएंगे। साथ ही साथ नर्मदा नदी जो है उल्टा दिशा में प्रवाहित होता है और ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, इसके जगह पे एंगस्ट्रुई का निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है नर्मदा नदी, या उल्टी दिशा में बहता है। उल्टी दिशा करने का मतलब है कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी पर स्थित और भी जो अन्य डैम परियोजना है ये है इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेल 22 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। ये चूंकि थोड़ा सा इसमें मुझे सस्पिशन है क्योंकि दो बच्चे ने दो तरीके के बात बताए। एक बताया कि भाई लास्टिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे, एक बताया कि शुरुआती सेरेमनी में कौन थे। तो मैं जिससे जैसे पूछता हाँ बोलता गया, तो मैं ये क्वेश्चन रख लिया है, मैं शुरू और लास्ट दोनों को बता दूंगा ताकि जो भी होगा राइट आंसर वो आप मुझे बता सकें। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय ध्वजवाहक जो थे ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो ये तो है स्टार्टिंग वाला, जो स्टार्टिंग शुरुआती दौरा। उसके बाद जो समापन हुआ खेल तो शरद कमल जो थे ये थे ध्वजवाहक। तो आपको दोनों में से जो भी क्वेश्चन रहा होगा इसका राइट आंसर उस हिसाब से करके आना था। मैं 100% गारंटी नहीं लूंगा कि मैं जो लिखा हूँ वही सही है, हो सकता है कि लास्ट वाला पूछा हो, है ना। भारत में ओलंपिक में कुल कितने जीते, मतलब इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है इसमें कुल कितने पदक जीते, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो कुल 61 पदक जीते हैं, जो अभी अभी संपन्न हुआ है, बहुत नजदीक की करंट पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिए 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 रजत है, 23 कांस्य है, जो अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है। अब देखते हैं भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं, जो 1 स्वर्ण है नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 रजत में 1 रवि कुमार दहिया के द्वारा और 4 कांस्य में 1 कांस्य जो है फुटबॉल टीम का है। तो ये भी बात हॉकी टीम का, माफ कीजिएगा, इनका भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हेमिल्टन में होती है, जो कनाडा में स्थित है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में होती है, जो ग्रीस के एथेंस से होती है। बात करें प्राचीन ओलंपिक की तो ये 776 BC में स्टार्ट हुई थी, लेकिन बीच में बंद हो गई थी। उसके बाद जो आधुनिक ओलंपिक जो आज देख रहे हैं ये 1896 में स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक के 4 फॉर्मेट वर्तमान में चलते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम का नियम सब दिन पूछा जाता है। ओम जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आ रहा है। कल जो है इस पे न्यूमेरिकल दिया गया था कि 50 ओम 5 वोल्ट, तो I का मान पूछ रहा था। साथ ही साथ बता दें धारा की जो मात्रक होती है एम्पियर होती है, इसीलिए आपको I के आगे A लगा जरूरी होना है। जैसे 0.5 आपने आंसर निकाला तो A होना चाहिए, 0.5 एम्पियर। प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। कल के PDF में मैंने तीनों पॉइंट छापे हैं और आज भी छापूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और आपको जो है आंसर फाइंड करने में मदद मिलेगी। प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब है अगर प्रतिरोधकता ज्यादा है तो चालकता कम होगी, चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि चांदी जो होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, क्योंकि चांदी जो है जिसका रासायनिक सूत्र जो है Ag है, अर्जेंटम कहते हैं इसे, इसकी चालकता सबसे अधिक होती है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है ये, तो इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती होगी। घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एक प्रश्न आता है कि जल को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो 4 डिग्री टेम्परेचर तक तो जल की आयतन बढ़ती है और 4 डिग्री टेम्परेचर पे जो है जल की घनत्व सबसे अधिक हो जाती है, यानी इसकी जो है घनत्व मतलब आयतन सबसे कम होती है। तो पहले घटती है फिर बाद में जो आयतन बढ़ती है, ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक है, मतलब आयतन सबसे कम है, समझने वाली बात है। तीसरा कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे जो है अधिक होता है, तो बैगनी आंसर था। ये क्यों था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा वही करेगा। तो तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने बताया था प्रकाश के वर्ग विक्षेपण में सबसे ऊपर रेड सबसे नीचे वायलेट होता है। वायलेट की प्रकीर्णन सबसे कम होती है, रेड सबसे ज्यादा होती है और रेड की प्रकीर्णन सबसे कम होती है। इसी कारण रेड रंग को जो है खतरा के सिग्नल में यूज किया जाता है। अब प्रकीर्णन रेड की कम है तो स्वाभाविक सी बात है जो है तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, 13 फरवरी को। ये कल की क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो 8 मार्च होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी होगा। एक प्रश्न पूछा गया था हेड क्वार्टर से कि राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय भाषा संस्थान जो स्थित है ये मैसूर में स्थित है। मैसूर जो है कर्नाटक में है। पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य, 2-3 दिन पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि पवन ऊर्जा में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो वहां पे है 4था रैंक था। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय स्टेट में कौन से सबसे आगे हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। इससे पहले कौन था तो पूछा जा सकता है, तो ये गुजरात था। गुजरात को पछाड़ के आगे हुए हैं, सोच सकते हैं कितना वहां पे जो है विकसित हो रहा है तमिलनाडु।
विश्व की सबसे जो है चौथा स्थान रखता है पवन ऊर्जा में भारत। चीन जो है वर्तमान में विश्व के सबसे अधिक पवन ऊर्जा का जो है उत्पादन कर रहा है मतलब करंट समय में। इससे पहले ये जो है पद किसके पास था, तो डेनमार्क के पास था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा ताकि औरों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।